तो सभी इन्वेस्टिगेशन की लिस्ट देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग फीमेल देखेंगे कि उसकी रिप्रोडक्टिव एज है तो पीसीओएस हो सकता है, और एमिनोरिया है कि नहीं। और सेकेंडरी एमिनोरिया वैसे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे, थायराइड और प्रोलेक्टिन लेवल चेक करेंगे, एलएच एफएसएच लेवल भी चेक करेंगे, और प्रोजेस्टेरोन के लेवल को और टेस्टोस्टेरोन के लेवल को भी चेक करेंगे, ठीक है। तब जाके हम लोग कन्फर्मेशन करेंगे कि क्या दिक्कत है। तो पीसीओएस के पेशेंट में अब से क्या क्या देखने को मिलेगा, तो यूपीटी नेगेटिव रहेगा, टीएसएच नॉर्मल रहेगा, प्रोलेक्टिन नॉर्मल रहेगा, एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बढ़ा हुआ रहेगा क्योंकि एस्ट्रोजन ज़्यादा रहता है तो वो इसके कारण इसको पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा होता है, ठीक है। एफएसएच नॉर्मल रहेगा या फिर कम भी हो सकता है। एलएच एफएसएच जो रेशियो है वो 2:1 या फिर 3:1, क्योंकि जो एलएच है वो ज़्यादा है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा रहेगा लेकिन 200 से कम रहेगा, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं पीसीओएस के पेशेंट में। और फर्दर मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लिपिड प्रोफाइल भी हमें चेक करना पड़ेगा, ओजीटीटी भी चेक करना पड़ेगा, एंडोमेट्रियम की थिकनेस देखेंगे क्योंकि एंडोमेट्रियल कैंसर तो नहीं है, उसको देखने के लिए बायोप्सी भी कर सकते हैं, एंडोमेट्रियम की बायोप्सी भी कर सकते हैं हम लोग। शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिलेंगे पीसीओएस में, तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, हिर्सुटिज्म, एलोपेशिया, इनफर्टिलिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये सब देखने को मिल सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो कि फ्यूचर में भी रहेगा, डिसलिपिडीमिया, बीपी हाई हो गया, या फिर आर्टरी डिजीज, या फिर एंडोमेट्रियल कैंसर, या फिर ओवेरियन कैंसर, डायबिटीज मेलाइटस, नॉन अल्कोहलिक स्टीएटो हेपेटाइटिस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, स्लीप एपनिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, कुछ भी मतलब लॉन्ग टर्म में इनमें से कुछ भी हो सकता है। प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिलेगा पीसीओएस में, तो इनफर्टिलिटी है, ठीक है। तो उसको लेकिन हम लोग ट्रीट कर सकते हैं किससे, लेट्रोजोल या फिर क्लोमिफेन सिट्रेट से, या फिर आईवीएफ भी कर सकते हैं, है ना। इंक्रीज एबोर्सन, एबोर्सन इंक्रीज बढ़ सकता है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम रहेगा। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन भी हो सकता है क्योंकि बीपी ज़्यादा है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्योंकि पहले से उसको डायबिटीज़ हो गया है। स्टिल बर्थ हो सकता है, बच्चा बच्चे की डेथ हो सकती है। बहुत सारी बहुत सारी थ्योरीज पीसीओएच की देखने को मिलती है। वन ऑफ दिस जैसे उनमें से एक है कि इन्फ्लामेटरी एटियोलॉजी, जो कि जिसमें देखने को मिलता है कि जो सीआरपी है, सी एक्टिव प्रोटीन है, वो इंक्रीज हो जाता है, और इंटरल्यूकिन 6 लेवल भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, पीसीओएस पेशेंट के अंदर। क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, तो क्राइटेरिया क्या है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन मॉर्फोलॉजी के पीसीओ है। तो रोटरडम क्राइटेरिया, पॉलीसिस्टिक ओवरियन मॉर्फोलॉजी, तो जैसे कि यूरोपियन सोसाइटी ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, और अमेरिकन सोसाइटी फॉर रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, इन्होंने अभी हाल ही फिलहाल में क्राइटेरिया बनाया। तो इसमें क्या है, पहले तो 12 फॉलिकल्स थे, अब कितने हो गए, 20 फॉलिकल हो गए, ठीक है। तो मिनिमम 20 फॉलिकल हमें ओवरी में देखने को मिलेगा तो ही हम लोग पीसीओएस बोलेंगे, ठीक है। एंड्रोजन एक्सेस एंड पीसीओएस सोसाइटी क्या है कि मोर देन 25 फॉलिकल्स, लेकिन ज़्यादातर इस समय ये वाला फॉलो हो रहा है, पहले ओल्ड वाला ये था, ठीक है, ये न्यू ग्रेड। साइज 2 से 9 मतलब लेस देन 1 सेंटीमीटर से तो कम ही होना चाहिए। अब देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। तो सबसे पहले तो देखो इसमें फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट हमेशा यही, ये नहीं कि दवाई से चल कर देंगे। सबसे पहले लाइफस्टाइल को मॉडिफाई, मतलब अगर वो ओबीज है तो उसको वेट कम करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। और जो डाइट है, डाइट को मतलब सही करे अपने, हैं, डाइट के अंदर कैलोरीज जैसे सही हिसाब से लें, और फैटी फूड कम हो, है ना, फ्राइड फूड जैसे जो फास्ट फूड है वो कम हो, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, है ना, डाइट और एक्सरसाइज कर सकते हैं साथ में। अगर ठीक नहीं हो रहा तो साथ में, हाँ, बाद में दवाई देंगे, तो कौन सी दवाई दे सकते हैं, तो मेटफॉर्मिन दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन इज़ नॉट यूज फॉर इंडिकेशन, मतलब फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट में तो मेटफॉर्मिन को हम लोग नहीं रखेंगे। और वेट लॉस अगर कम हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि सेंट्रल फैट कम होगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, और सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन भी इंक्रीज होगा। इसी कारण क्या होगा, जो एंड्रोजन का लेवल है, फ्री टेस्टोस्टेरोन का लेवल है, वो क्या होगा, कम हो जाएगा, 70 से कम हो जाएगा, और ओवुलेटरी साइकिल जो है दोबारा से चालू हो जाएगी, ठीक है। तो 5 से 10% में फीमेल में ऐसा देखने को मिल जाता है, ठीक है। इन अ फीमेल हु हैज़, जो बेरिएट्रिक सर्जरी में जो फीमेल गई, जैसे कि बेरिएट्रिक सर्जरी क्या होती है कि जो लेडीज़ का वेट ज़्यादा होता है तो मोटापा कम करने के लिए बेरिएट्रिक सर्जरी करवाती हैं, ठीक है, या फिर मेल भी कराते हैं, ज़रूरी नहीं फीमेल, ठीक है। तो बेरिएट्रिक सर्जरी अगर कोई करवाया है
तो प्रेगनेंसी शुड बी डिलेड। तो बैरेट्रिक सर्जरी के बाद क्या होता है कि प्रेगनेंसी कम से कम 1 से 2 साल के लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो प्रेगनेंसी में गैप होना चाहिए। और अगर या फिर रैपिड वेट लॉस, जो जैसे बैरेट्रिक सर्जरी है, रैपिड वेट लॉस हुआ है, तो इसी कारण क्या हो सकता है कि इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, मतलब बच्चा जो है वो सही से ग्रो नहीं कर पाएगा, उसकी रिटार्डेशन हो जाएगी, या फिर न्यूट्रिशन सही से नहीं मिल पाएंगे बच्चे को, ठीक है? तो इसलिए बैरेट्रिक सर्जरी के बाद हम लोग 1 से 2 साल के लिए गैप रखने के लिए बोलते हैं फीमेल को। ड्रग ऑफ चॉइस वैसे पीओसी में क्या है, तो ओसीपी है, ठीक है? मेटफॉर्मिन नहीं है, ओसीपी ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है? प्रोजेस्टेरॉन शुड बी 3rd और 4th जनरेशन, ठीक है? क्योंकि ये लीस्ट एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट देता है, ठीक है? तो प्रोजेस्टेरॉन को 3rd या 4th जनरेशन होना चाहिए, ठीक है? रीज़न फॉर यूजिंग ओसीपी हम लोग ड्रग ऑफ चॉइस क्यों कह रहे हैं पीसीओएस में, क्योंकि ये बहुत सारे काम कराता है, जैसे कि साइकिल को रेगुलेट कराएगा, है ना? उसी कारण फिर उसका प्रोजेस्टेरॉन भी लेवल ठीक हो जाएगा, तो हिस्टोरिज्म ठीक हो जाएगा, ठीक है? एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा, ठीक है? तो इसीलिए बहुत सारे काम है ऐसे। तो देखते हैं रेगुलेशन ऑफ साइकिल की जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ है, ठीक है? तो ओसीपी जब हम 3 हफ्ते के लिए देंगे और फिर 1 हफ्ते छोड़ देंगे, क्योंकि 3 हफ्ते तो लगातार मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा ना, तो 3 हफ्ते के लिए तो मेंटेन रखेगा, 1 हफ्ते के लिए जब छोड़ेंगे तो उसी टाइम पे क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा, ठीक? एक्सोजीनस ईस्ट्रोजन, तो जो एक्सोजीनस ईस्ट्रोजन है बाहर से हम लोग जो दे रहे हैं, और प्रोजेस्टेरॉन जो बाहर से दे रहे हैं ओसीपी की फॉर्म में, वो क्या देगा, नेगेटिव फीडबैक देगा किसको, एलएच और एफएसएच को, जिसके कारण क्या होगा, कोई भी नेचुरल ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनेगा बॉडी में। तो जो एक्सोजीनस ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ओसीपी में है, वो 3 हफ्ते के लिए तो बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, और जब हम अचानक से स्टॉप करेंगे तो उसके कारण मेंस्ट्रुएशन होगा, मतलब ब्लीडिंग होगी, ठीक है? तो उसी को बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल हो गई है। तो इस तरीके से रेगुलरिटी मेंटेन हो जाएगी ओसीपी से। प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन जैसे है, तो वो क्या करेगा, एंडोजीनस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या करेगा, जो बॉडी के अंदर है उसको रिड्यूस करेगा, जिसके कारण क्या होगा, एंड्रोजन का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है? और ये लेवल कम हो जाएगा तो हिस्टोरिज्म ट्रीट हो जाएगा, ठीक है? ठीक हो जाएगा। और नेचुरल एंडोजिनस जो एस्ट्रोजन है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो इस कारण क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिनिंग हो जाएगी, एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेजिया बच जाएगा, ठीक है? एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेजिया नहीं होगा। ड्रग ऑफ चॉइस मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ को ठीक करने के लिए, फिर ओलाइगो एनोवुलेशन को ठीक करने के लिए, ओलाइगो एनोवुलेशन मतलब वही ओलाइगोमेनोरिया लेस देन 9 साइकिल पर ईयर, ठीक? तो ओसीपी देंगे वही फिर से, और ठीक है, ओरल कंबाइंड पिल्स, या फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन पैचेस भी दे सकते हैं, ठीक है? और हर हफ्ते में 1 पैच यूज़ करना, मतलब 3 पैच यूज़ करना पड़ेगा। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ड्रिंक्स दे सकते हैं, ठीक है? और 3 हफ्ते के लिए यूज़ करना होगा, और 1 हफ्ते के लिए नहीं। अल्टरनेटिव क्या है, अगर ओसीपी नहीं यूज़ कर सकते हैं तो क्या, तो हर 1 से 3 महीने के लिए, ठीक है, जब मेंस्ट्रुएट ना करे तो प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल करना पड़ेगा, ठीक है? तो प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या है, मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, जिसको हम लोग डंपा भी कहते हैं, डीएमपी है, ठीक है? तो ये क्या होगा, लेकिन यहाँ पे ओरली दे रहे हैं, वो डीपो की वजह से, मतलब आईएम की कंडीशन में देते थे उसमें, और ये किस में देते थे, ये एक तरह से कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड था, डीएमपी, ठीक है? वहाँ पे डोज भी 150 mg थी, यहाँ पे 5 से 10 मिलीग्राम है, डेली ओरली लेना है 12 दिन के लिए, या फिर माइक्रोनाइज प्रोजेस्टेरॉन 200 मिलीग्राम डेली 12 दिन के लिए प्रोजेस्टेरॉन लेना है। इसकी वजह से क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, और ये कोई कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम नहीं करेगा, लेकिन ये एक्ने और हिस्टोरिज्म को ठीक नहीं करेगा, ठीक? इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए हम लोग मेटफॉर्मिन देते हैं, और ये कैटेगरी बी ड्रग है, तो हम लोग इसको टेराट्रोजेनिक नहीं बोलेंगे, कैटेगरी ए बी सी तक भी ठीक है, लेकिन अगर नीचे जाएंगे तो डी लेवल तक नहीं हम लोग देंगे, ठीक है? प्रेगनेंसी में नहीं देंगे, टेराट्रोजेनिक इफेक्ट दिखाता है वो ड्रग। मेटफॉर्मिन क्या काम करेगा पीसीओएस में, तो वेट लॉस और साइकिल को नॉर्मल करेगा, और हाइपर एंड्रोजिनस को कम करेगा, ठीक है? इंडिकेशन कब कब देंगे, तो ग्लूकोज टॉलरेंस अगर है इम्पेयर, मतलब ग्लूकोज का लेवल मतलब सही नहीं है, या फिर फास्टिंग इंसुलिन ज़्यादा है, या कंसोसिस निग्रिकंस है, या फैमिली के हिस्ट्री में डायबिटीज़ मेलाइटिस किसी को है, तो मेटफॉर्मिन देंगे। डोज क्या देंगे, 850 मिलीग्राम, ठीक है? 850 मिलीग्राम दिन में 2 बार, या फिर 500 मिलीग्राम दिन में 3 बार देंगे खाना खाने के बाद, ठीक है?
साइड इफेक्ट, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होगा कि GI गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि खाना खाने के बाद देखने को मिलता है, ठीक है। मोस्ट डेंजरस साइड इफेक्ट क्या है, लैक्टिक एसिडोसिस देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर PCOS की पेशेंट ने कंसीव कर लिया है तो प्रोजेस्टेरोन लेवल तो कम है, तो एबॉर्शन का चांस बढ़ जाएगा, ये हमने पहले भी देखा। मेटफॉर्मिन अगर यूज़ कर रहे हैं PCOS की पेशेंट में प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो वहाँ पे क्या है, एबॉर्शन होने के चांस कम हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग मेटफॉर्मिन दे रहे हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो चांस जो है एबॉर्शन के वो कम हो जाएंगे। और डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी तो होता ही है, तो उसके चांस भी मेटफॉर्मिन कम कर देगा। वैसे भी ड्रग इंसुलिन या फिर मेटफॉर्मिन देना पड़ता है, वो शुगर लेवल चेक करके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करते हैं, बट नाउ इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर दिस इंडिकेशन। लेकिन अब हम ये एबॉर्शन और डायबिटीज़ के लिए मेटफॉर्मिन को नहीं देते हैं, ठीक है। और क्या है, पेशेंट विद PCOS, अगर PCOS के साथ पेशेंट अगर है और इंसुलिन रेजिस्टेंट है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है, तो जितने ही PCOS की पेशेंट है उनको हम लोग 75 ग्राम ग्लूकोज दे के OGTT टेस्ट हर 2 घंटे में करेंगे। और अगर पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंट भी है तो भी हम लोग 1 साल में कम से कम जरूर करेंगे OGTT, ठीक। इंसुलिन रेजिस्टेंट क्या होता है, तो फास्टिंग इंसुलिन अगर मोर देन 20 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml है, और अगर खाना खाने के बाद 2 घंटे पोस्ट प्रेंडियल अगर इंसुलिन चेक करें तो हम लोग मोर देन 55 इंटरनेशनल यूनिट पर ml हम लोग देंगे, ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंट अगर है तो। और 2 आर OGTT रिजल्ट इज इन नॉन प्रेग्नेंट फीमेल, अगर नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है उसमें अगर हम OGTT टेस्ट करते हैं और फास्टिंग में अगर लेस देन 100 है, और 1 घंटे बाद अगर देखें तो लेस देन 200 है, और अगर 2 घंटे बाद लेस देन 140 है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अदर इंसुलिन सेंसिटाइजर देखते हैं, तो तो ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड जो होते हैं, ठीक है, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट ड्रग, उनको यूज़ कर सकते हैं PCOS पेशेंट में, बट नॉट इफ़ पेशेंट वांट टू कंसीव। अगर पेशेंट कंसीव करना चाहती है तो नहीं देंगे, क्योंकि ये कैटेगरी C ड्रग होती है, ठीक। ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर जो होते हैं, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनिबिटर, जैसे कि ग्लिफ्लोजिन, ठीक है, ग्लिफ्लोजिन, इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक। वेट लॉस इज मोर कंपेरिजन टू मेटफॉर्मिन से ज़्यादा ग्लिफ्लोजिन वेट लॉस कराएगा, लेकिन इसको प्रेगनेंसी टाइप नहीं देगा क्योंकि ये कैटेगरी C ड्रग है, ठीक। मैनेजमेंट ऑफ हिरोसिडिज्म, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ड्रग ऑफ चॉइस OCP होती है। अगर ये माइल्ड है तो हम लोग क्या करेंगे, हेयर को रिमूव करेंगे मैकेनिकल मेथड से, वही सेविंग, प्लकिंग, वैक्सिंग जैसे भी कराना चाहो। और अगर मॉडरेट टू सीवियर कंडीशन है तो फेरिमैन गैल्वे स्कोर से अगर चेक करेंगे, मोर देन 10 है तो मॉडरेट, मोर देन 15 स्कोर है अगर तो सीवियर। तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, OCP, ठीक। ड्रग ऑफ चॉइस OCP है, ठीक, विद 4 जनरेशन प्रोजेस्टेरोन के साथ, ठीक है। तो 6 महीने के लिए देंगे, ठीक है, ये चीज़। और क्या दे सकते हैं, ड्रोस्पिरिनोन, ठीक है, ड्रोस्पिरिनोन देंगे 3 मिलीग्राम, इथेनाइल स्ट्राडियोल 35 माइक्रोग्राम, और साइप्रोटिरोन 2 मिलीग्राम विद इथेनाइल स्ट्राडियोल, ठीक है। ये जो है ना 35 माइक्रोग्राम देंगे। इसका एग्जांपल क्या है, तो डाइन 35 डाइनेट। इससे क्या होगा, नो डिक्रीज इन हेयर ग्रोथ टिल, अगर 6 महीने तक कोई भी चेंज नहीं देखने मिलता है, तो हाफ लाइफ ऑफ हेयर फॉलिकल, तो ये क्या है, हाफ लाइफ ऑफ हेयर फॉलिकल के इक्वल, ठीक। या फिर इफ़ नो इफेक्ट, अगर कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है आफ्टर 6 महीने के बाद भी, तो हम लोग दूसरे मैनेजमेंट को स्टार्ट करेंगे। सेकंड लाइन मैनेजमेंट क्या है, एंटी एंड्रोजन ऐड कर देंगे। तो एंटी एंड्रोजन को है स्पाइरोनोलैक्टोन, स्पाइरोनोलैक्टोन, ठीक है, ये देंगे। स्पाइरोनोलैक्टोन क्या होता है, ये एक ऐसी ड्रग है जैसे पोटेशियम स्पेरिंग ड्रग है, ये पोटेशियम को इंक्रीज करती है बॉडी में, ठीक है, और ये डायूरेटिक ड्रग है, ठीक।
इसको हम लोग हाइपरटेंशन में भी देते हैं, कार्डियक मैनेजमेंट में भी देते हैं, ठीक है। अदर फ्लूटामाइड, फिनास्ट्राइड, कीटोकोनाजोल, ठीक है, ये सब ड्रग भी हम लोग दे सकते हैं, ठीक। लास्ट में क्या है कि हम लोग जीएनआरएच दें कंटिन्यूअस फॉर्म में। देखिए नॉर्मली जो जीएनआरएच सीक्रेट होता है वो पल्सटाइल मैनर में सीक्रेट होता है, लेकिन हम लोग कंटिन्यूअस मैनर में अगर देंगे तो एलएच एफएसएच क्या होगा, कम बनेगा, कम निकलेगा, एंड्रोजन प्रोडक्शन भी इसी वजह से कम होगा, ठीक है। तो लेकिन ये सही तरीका नहीं है, ठीक, इस वजह से तो इनफर्टिलिटी ठीक नहीं होगी। इफ़ द पेशेंट हैज़ हाई रिस्क फैक्टर फॉर वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, तो हम लोग नॉर एथिड्रोन देंगे। नॉर एथिड्रोन क्या है, ये प्रोजेस्टेरोन है एस्ट्रोजन के साथ, ठीक है। एस्ट्रोजन क्या करता है, क्लोटिंग फैक्टर को इंक्रीज करेगा, ठीक। हैंस नॉट यूज्ड इन पेशेंट विद वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, जिसको वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का चांस है उसको एस्ट्रोजन नहीं देंगे। नॉरथिंड्रोन क्या करता है, ये बैक थेरेपी है जीएनआरएच एगोनिस्ट के लिए, ठीक है। मेटफॉर्मिन रिड्यूस इंसुलिन एंड एंड्रोजन बट नॉट अप्रूव्ड फॉर हिरसुटिज्म। जो मेटफॉर्मिन है हिरसुटिज्म को ठीक नहीं करता है। अब देखते हैं टॉपिकल एफ्लोरिनथिन, ठीक है। एफ्लोरिनथिन जो है ये अल्टरनेट की तरह से हम यूज़ कर सकते हैं जीएनआरएच के। अगर जीएनआरएच नहीं दे रहे हैं तो इसको दे सकते हैं। तो रिवर्सिबल इनहिबिटर है और नेथिन डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम का, ठीक है, जो कि सेल डिवीज़न के लिए हमें ज़रूरी होता है। तो रिवर्सिबल इनहिबिटर है इसका, तो क्या होगा, सेल डिवीज़न नहीं होगा, है ना। तो इसके कारण क्या होगा, ग्रोथ जो होगी फेसियल हेयर की वो नहीं होगी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट दिखाता है। मेटफॉर्मिन ऑल्सो हैज़ स्लाइट एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन, लेकिन हम तब भी रिकमेंड नहीं करते हैं, ठीक है, इस इंडिकेशन के लिए कि ग्रोथ करा दे, फेशियल हेयर ग्रोथ के लिए नहीं देते। इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्या क्या है कि जो स्पाइनोलेक्टोन की डोज है वो 50 to 100 मिलीग्राम दिन में 2 बार होनी चाहिए, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट क्या है स्पाइनोलेक्टोन के, तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, मतलब खड़े होने पे बीपी डाउन हो जाना है। हाइपरकैलेमिया, मतलब कि पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग है, सो ये क्या करेगा, पोटेशियम को इंक्रीज कर देगा, ठीक। इसी कारण क्या होगा, रीनल फंक्शन खराब हो जाएगा, है। ड्रग नेवर बी यूज इन हिरसुटिज्म, इसको भी हम लोग हिरसुटिज्म में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। डेनाजोल, डेनाजोल जो है इसको हिरसुटिज्म में यूज़ नहीं करना है। इसको वैसे कर सकते हैं लेकिन नहीं करना है, क्यों, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट ही हिरसुटिज्म है, ठीक। इसका यूज़ वैसे कहाँ कर सकते थे, ओवुलेशन को नॉर्मल करने के लिए, ठीक है, ओवुलेशन साइकिल को नॉर्मल करने के लिए। ट्रीटमेंट शुड बी कंटिन्यूड इन डी डेफिनेटली, ठीक है, और अनटिल द पेशेंट वांट कंसीव, जब तक पेशेंट कंसीव करना चाहते हैं तब तक जो ट्रीटमेंट है उसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। क्योंकि उसके बाद प्रेगनेंसी के बाद एक्सेस हेयर ग्रोथ अगर हो गई तो वो दूर चली जाएगी। रिकर्स फॉलोइंग, जैसे ही हम लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे ड्रग को तो दोबारा से फेशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी। एडवाइस टू पेशेंट ऑन एंटी एंड्रोजन, तो वही है कि जब कंसीव ना करें, है ना, 1 साल 2 साल की जब तक ड्रग थेरेपी चल रही है, अगर वो कोई मेल फीटस को कैरी कर रही है और एंटी एंड्रोजन ड्रग ले रही है तो ये क्या करेगी, एम्बिगुअस एक्सटर्नल जेनिटिलिया, समझ रहे हो। एंड्रोजन जब कम रहेगा तो एक्सटर्नल जेनिटिलिया अगर मेल चाइल्ड है तो नहीं बन पाएगा ना, सही से डेवलप नहीं होगा, ठीक है। तो एम्बिगुअस एक्सटर्नल जेनिटिलिया देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट कैसे करेंगे वो एलोपेशिया का, तो पहले तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल चेक करेंगे, अगर नॉर्मल है तो हम लोग क्या देंगे, फिनास्ट्राइड देंगे, जो क्या करेगा, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को कम करेगा, ठीक है, क्योंकि ये कम करेगा इसको, ठीक है। मिनॉक्सिडिल दे सकते हैं, मिनॉक्सिडिल, ठीक है, एलोपेशिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है ये ड्रग,
ठीक है, मिनोक्सिडिल 2% लोकल एप्लीकेशन यूज़ करता है। लोकली मतलब कि जहाँ पे भी एलोपेसी है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और लेकिन इसका साइड इफेक्ट हेडेक है। हाइपर एंड्रोजिनिज्म मतलब बहुत ज़्यादा एंड्रोजन है तो कंबाइंड पिल विद एंटी एंड्रोजन दे सकते हैं। अब मैनेजमेंट देखते हैं। इनफर्टिलिटी मतलब वही ओवुलेशन एब्सेंट है तो उसको ठीक करना है। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? एग क्वालिटी अगर है भी तो वेरी पुअर है, या एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी कम है, सबसे पहले लेट्रोजोल क्लोमिफेन सिट्रेट ये ड्रग है बेस्ट। अगर ये नहीं है तो HMG दे सकते हैं, क्या, ह्यूमन मेनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन, ठीक है, ये दे सकते हैं। और लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग भी कर सकते हैं। थर्ड लाइन क्या है? पल्सिटाइल मैनर में जीएनएच को दे सकते हैं, या फिर IVF भी करा सकते हैं, लास्ट ऑप्शन, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनोवुलेशन तो वही लेट्रोजोल है, उसका क्लोमिफेन सिट्रेट। और क्या है? क्लोमिफेन सिट्रेट। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी अगर है जिसका कोई कंफर्म नहीं है क्या किस वजह से, तो क्लोमिफेन सिट्रेट और इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कर सकते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ओवुलेशन स्टिमुलेशन ड्यूरिंग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तो ह्यूमन मेनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। अब देखते हैं लेट्रोजोल क्लोमिफेन सिट्रेट में क्या डिफरेंस है। तो लेट्रोजोल जो होता है वो एरोमेटेज इनहिबिशन करता है, मतलब एंड्रोजन को कन्वर्ट ईस्ट्रोजन में नहीं होने देगा, ठीक है। जब एंड्रोजन ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो ईस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे लेट्रोजोल काम करता है। क्लोमिफेन कैसे काम करता है? सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, SERM है, ठीक है। तो ये एंटागोनिस्टली काम करता है, ठीक है। और क्या है? इसी तरीके से दोनों के दोनों एस्ट्रोजन के लेवल को कम करेंगे, GnH को इंक्रीज करेंगे, FSH इंक्रीज करेंगे, FSH बढ़ जाएगा। ईस्ट्रोजन नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है। तो फीडबैक लॉस्ट हो जाएगा GnH को, और GnH इंक्रीज हो जाएगा इस वजह से, और FSH LH बढ़ जाएगा। इसके कारण क्या होगा? फॉलिकल की ग्रोथ आगे हो जाएगी, ठीक है। इसका लेट्रोजोल का जो हाफ टाइम है वो 48 आवर है, क्लोमिफेन का वीक है। स्टार्टिंग डोज कितना रहेगा? 2.5 मिलीग्राम रहेगा लेट्रोजोल का, इसका 50 मिलीग्राम। मैक्सिमम डोज 7.5 मिलीग्राम कर सकते हैं लेट्रोजोल का, और इसका 150 मिलीग्राम कर सकते हैं क्लोमिफेन का। किस फॉर्म में देना है? बिटवीन डे 2 टू डे 5, ठीक है। दूसरे दिन से 5वें दिन के बीच में दे सकते हैं, और इसको दूसरे दिन से 5वें दिन के बीच में दे सकते हैं क्लोमिफेन को भी, ठीक। बिफोर स्टार्टिंग जब हम लेट्रोजोल क्लोमिफेन देना चालू करेंगे तो उससे पहले क्या करेंगे? अल्ट्रासोनोग्राफी जरूर करेंगे, जिससे हम लोग फॉलिकुलर सिस्ट के नंबर चेक कर सकें और उसकी साइज चेक कर सकें, ठीक है, कि मोर देन 20 है और उसकी साइज क्या है, ठीक है। नंबर मोर देन 20, ठीक। और ये साइज एंडोमेट्रियम की, ठीक है, क्या थिकनेस है। और क्या करेंगे? साथ में मॉनिटरिंग करेंगे। ये क्या है? TVS ट्राइवेजाइनल सोनोग्राफी करेंगे। 10वें दिन से चालू कर देंगे, अल्टरनेट डे पे चालू कर सकते हैं या फिर एवरीडे भी दे सकते हैं, क्या लेट्रोजोल से। और क्या देखेंगे? फॉलिकल ग्रोथ चेक करेंगे कि इतनी हो रही है कि नहीं हो रही, 1 से 3 mm पर डे ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही। अगर हो रही है तो ठीक है। अगर रेट ऑफ ओवुलेशन बढ़ रहा है, ठीक, रेट ऑफ ओवुलेशन बढ़ रहा है तो सही है। प्रेगनेंसी रेट बढ़ रहा है और लाइव बर्थ रेट बढ़ रहा है। ट्विन प्रेगनेंसी इसमें 3 से 7% लेट्रोजोल में, और इसमें 5 से 8% होता है क्लोमिफेन में, क्योंकि एक साथ बहुत सारे फॉलिकल की ग्रोथ हो रही है तो ट्विन प्रेगनेंसी भी होने के चांसेस हैं। प्रेगनेंसी लॉस रेट, तो प्रेगनेंसी लॉस रेट भी हो सकता है। साइड इफेक्ट देखते हैं क्लोमिफेन सिट्रेट का। क्लोमिफेन सिट्रेट का साइड इफेक्ट मोस्ट कॉमन क्या है? हॉट फ्लैशेस, ठीक है, हॉट फ्लैशेस देखने को मिल सकता है। मीनोपॉज सिम्टम ड्यू टू डिक्रीज एस्ट्रोजन, मीनोपॉज सिम्टम देखने को मिल सकता है, एस्ट्रोजन का लेवल की भी कम हो गया है। ओवेरियन सिस्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। FSH का बढ़ गया है, बहुत सारे फॉलिकल ग्रो कर रहे हैं और ओवुलेट नहीं कर रहे हैं, तो अनरप्चर फॉलिकल जो रहेंगे वो सिस्ट की तरह रहेंगे। साइड इफेक्ट बिकॉज ऑफ, ये साइड इफेक्ट क्यों है? क्योंकि क्लोमिफेन सिट्रेट क्या कर रहा है? शुड बी डिसकंटिन्यू। अगर ये साइड इफेक्ट है तो क्लोमिफेन सिट्रेट को हम लोग डिसकंटिन्यू कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये विजुअल डिस्टर्बेंस भी
करने लग जाएगा, ठीक? मतलब ब्लरिंग ऑफ विज़न, ठीक है? स्कोटोमा, ऐसे-वैसे कुछ दिखने को मिल रहा है। तो साइड इफ़ेक्ट ऑफ लेट्रोज़ोल क्या देखने को मिल रहा है? तो क्लोमिफेन में देख लिया, हॉट फ्लैशेस मोस्ट कॉमन है। इसमें क्या मोस्ट कॉमन है? हेडेक या फिर क्रैम्प्स, ठीक है? पेन, एब्डोमिनल पेन होगा। डिज़ीनेस, फटीग या हॉट फ्लैशेस इसमें होगा लेकिन कम होगा कंपेयर टू क्लोमिफेन ये सब कम होगा। ओवेरियन सिस्ट फॉर्मेशन, सबसे पहले तो लेट्रोजोल शुरुआत में कंजेनिटल एनोमली भी कर सकता है, कार्डियक या फिर बोन मालफॉर्मेशन, तो इसीलिए हम इसको यूज़ नहीं करेंगे अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो। लेट्रोजोल चेक क्लोमिफेन सिट्रेट को हम लोग 3 से 6 साइकिल तक ही यूज़ करेंगे। अगर तब भी फेल हो गया तो नेक्स्ट लाइन ट्रीटमेंट को हम लोग चालू कर देंगे, ठीक? अल्टरनेट क्या है? एडजुवेंट थेरेपी। वो एडजुवेंट थेरेपी क्या है कि तीसरी साइकिल के बाद चालू करेंगे और उसमें क्या होगा? प्रेडनिसोलोन होगा 5 मिलीग्राम। अगर एंड्रोजन बहुत ज़्यादा हाई है तो मेटफॉर्मिन देंगे, ठीक है? मेटफॉर्मिन अगर इंसुलिन रेजिस्टेंट प्रेजेंट है तो। ऑल्दो रिपोर्ट शो दैट क्लोमिफेन इज़ नॉट क्लोमिफेन टेरेटोरियल नहीं है, ठीक है? स्टिल इट्स यूज़ इज़ नॉट रिकमेंडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेकिन तब भी हम लोग प्रेगनेंसी में इसका यूज़ नहीं करेंगे और इसको हम लोग कैटेगरी एक्स ड्रग की तरह हम लोग कंसिडर करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक? और देखते हैं ह्यूमन मीनोपोजल गोनाडोट्रोपिन, जो कि सेकेंड लाइन थेरेपी था, ट्रीटमेंट था, ठीक है? इनफर्टिलिटी का। तो ये क्या करता है? मोस्ट कॉमन ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में मोस्ट कॉमन इसका यूज़ करते हैं। क्लोमिफेन अगर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, लेट्रोजोल को अगर यूज़ नहीं कर पा रहे तो एचएमजी देंगे। आईवीएफ साइकिल अगर है तो उसमें हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम लोग एचएमजी का यूज़ करेंगे, है ना? हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म है, जीएनआरएच डिक्रीज है, इसके कारण एलएचएफएस डिक्रीज है, तो एनोवुलेशन हो रहा है, इनफर्टिलिटी हो रही है, उस कंडीशन में एचएमजी को यूज़ करेंगे। कालमैन सिंड्रोम है अगर है, ठीक है? पिट्यूटरी एब्लेशन, ठीक है? पिट्यूटरी सही से काम नहीं खराब हो गया है, ठीक है? पिट्यूटरी वहाँ से नहीं रिलीज़ कर पा रहा है एलएचएफएस, तो देंगे, ठीक है? हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस जो है वो तो इंटैक्ट रहती है, मतलब ठीक रहती है, नॉर्मल रहती है, लेकिन एचएमजी हम लोग देंगे कब? इट रिप्लेस एलएच और एफएसएच जो कि ओवुलेशन कराता है, ठीक है? अनएक्सप्लेन अगर इनफर्टिलिटी है जिसका कोई हमें पता नहीं है तो उसमें हम लोग क्लोमिफेन सिट्रेट और इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन करेंगे, ठीक है? एचएमजी इज एसोसिएटेड विद हाईएस्ट इंसिडेंस इन मल्टीफिटल प्रेगनेंसी, ठीक है? तो ज़्यादातर ये क्या कर सकता है एचएमजी? मल्टीफिटल प्रेगनेंसी, ट्विन प्रेगनेंसी, ठीक है? ये सब करा सकता है। इंक्रीज रिस्क ऑफ ओवेरियन स्टिमुलेशन सिंड्रोम, ठीक है? ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम कर सकता है। मैक्सिमम रिस्क क्या है एचएमजी का? एचएमजी से ही ज़्यादा रिस्क है, फिर उसके बाद क्लोमिफेन, फिर उसके बाद लेट्रोजोल, ठीक है? इंक्रीज चांस ऑफ प्रेगनेंसी लॉस 20 से 25% चांस होता है एचएमजी यूज़ कर रहे हैं तो। नो रिस्क ऑफ, लेकिन इसमें देखो जैसे क्लोमिफेन सिट्रेट में कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है या फिर उसमें लेट्रोजोल में देखने को मिल सकता है, ठीक है? लेकिन इसमें देखने को हमें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, एचएमजी हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा क्या? कोई भी मालफॉर्मेशन। तो यूज़ ऑफ एचएमजी इन आईवीएफ फॉर फीमेल पार्टनर और पीसीओएस पेशेंट एज सेकेंड लाइन मैनेजमेंट जो होता है एचएमजी होता है, तो उसमें क्या करेंगे? कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन अगर है, ठीक है? डू कंट्रोल ओवेरियन स्टिमुलेशन, मतलब ओवेरियन स्टिमुलेशन कंट्रोल मैनर में होना चाहिए। तो ड्रग ऑफ चॉइस एचएमजी, मतलब एफएस प्लस में एलएच एलएसएच। स्टार्टिंग डोज कितनी होगी? 75 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, ठीक है? मल्टीपल फॉलिकल स्टार्ट ग्रोइंग, बहुत सारे फॉलिकल एक साथ बहुत ग्रो करते हैं और हर फॉलिकल 200 पिकोग्राम ईस्ट्रोडायल सिगरेट करता है, ठीक है? तो जो स्टार्ट करेगा ई टू मॉनिटरिंग स्टार्ट करेंगे और ई टू लेवल को चेक करेंगे। अगर ये इंक्रीज़ होता रहता है, ठीक है? एचएमजी का डोज इंक्रीज़ करने पे ये इंक्रीज़ होता रहता है, तो स्टेप अप प्रोटोकॉल है। टोटल एनर्जी 7 to 12 डेज तक हमें देना है, ठीक है? स्टेप अप प्रोटोकॉल में कि हम लोग 7 से 12 दिन तक ही टोटल एनर्जी देंगे। ई टू लेवल को हम लोग देखिए बढ़ता रहेगा और फॉलिकुलर मॉनिटरिंग भी हम लोग ट्रांसवेजनल सोनोग्राफी से चेक करते रहेंगे, ठीक है? अगर ई टू लेवल बहुत ज़्यादा हाई है तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे फॉलिकल एक साथ ग्रो कर रहे हैं, तो इसके कारण क्या हुआ है? ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है? एवरी डे और अल्टरनेट डे हम लोग फॉलिकुलर मॉनिटरिंग और एस्ट्रोडोल लेवल को चेक करते रहेंगे, ठीक है?
जब मोर देन 3 फॉलिकल्स मोर देन 17 मिलीमीटर इन डायमीटर अगर हो जाए तो ओवुलेशन ट्रिगर हो जाएगा और क्या करेंगे, इंजेक्शन एससीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन देंगे और इसके 36 घंटे बाद क्या हो जाएगा, ओवुलेशन हो जाएगा। ठीक, फॉर यूनिफॉर्मिटी एचएमजी इज यूजली गिवन बाय 5 to 8 PM। ठीक है, 5 से 8 बजे रात शाम के टाइम पे ही एचएमजी को देना है। ठीक है, और E2 भी। ठीक, E2 लेवल आर मेजर अर्ली इन मॉर्निंग। ठीक है, E2 लेवल को हम लोग मॉर्निंग में चेक करेंगे। इंजेक्शन दिया हमने एचएमजी का। ठीक, ओनली स्टेप अप प्रोटोकॉल में कैन नॉट बी गिवन मोर देन 7 से 12 दिन के बाद नहीं देना। स्टेप प्रोटोकॉल के तहत एचएमजी का इंजेक्शन हम लोग 7 से 12 दिन के अंदर ही देंगे। ठीक है, उसके बाद नहीं। एज E2 लेवल राइज, जैसे जैसे E2 लेवल बढ़ेगा ज़्यादा फॉलिकल्स बनेंगे, मैच्योर होंगे और क्या होगा, साइकिल फिकेंडिबिलिटी इंक्रीज, साइकिल की फिकेंडिबिलिटी इंक्रीज होगी, मतलब ज़्यादा फॉलिकल एक साथ ग्रो कर जाएंगे एक साथ, तो उनकी क्या होने के चांसेस हैं, मतलब वही मल्टीपल प्रेगनेंसी होने के चांस हैं और ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम होने के चांस हैं। आइडियली E2 लेवल कितना होना चाहिए, 500 से 1500 पिकोग्राम पर ml हो सकता है। ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसी होने के चांस कितने हैं, 15% एचएमजी से। ठीक है, और ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम भी होने के चांस है। ये इंक्रीज, इसके चांस इंक्रीज कैसे कैसे होंगे, जैसे जैसे E2 का लेवल बढ़ेगा और जैसे जैसे टोटल नंबर ऑफ फॉलिकल्स बढ़ेंगे। और रिड्यूस कब होगा इसके चांस, मल्टीपल प्रेगनेंसी, जैसे जैसे मैटरनल एज बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि फॉलिकल्स नंबर कम हो जाते हैं। नॉट कोरिलेट, किससे कोई लेना देना नहीं है, तो लार्ज प्री ओवुलेटरी फॉलिकल से कोई लेना देना नहीं, मतलब ओवुलेशन से पहले जो लार्ज एक कोई फॉलिकल है उससे कोई लेना देना नहीं। सेकेंड लाइन मैनेजमेंट। ठीक, तो क्या करेंगे, लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग करेंगे। ठीक है, लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन मतलब एब्डोमेन से ओवरी की ड्रिलिंग करेंगे। ठीक है, तो कैसे ड्रिलिंग करेंगे, तो ओवेरियन ड्रिलिंग जब करते हैं तो बर्निंग ऑफ ओवेरियन स्ट्रोमा करेंगे। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, थीका सेल जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, उसके नंबर कम हो जाएंगे और एंड्रोजन प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा इसकी वजह से। यूज़ इज़ कंट्रोवर्शियल, इसका जो यूज़ है लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग का, ये कंट्रोवर्शियल है क्योंकि ये जो होता है एज इट एसोसिएटेड विद इंक्रीज चांस ऑफ ओवेरियन, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो सकता है, ओवेरियन क्या फेलियर हो सकता है, पूरा का पूरा ओवरी खराब हो सकता है। ठीक है, या फिर एडिशन भी होने का चांसेस है, चिपक जाएगा नहीं। ठीक है, एडिशन होने के चांसेस है। ओवेरियन ड्रिलिंग डिक्रीज द रिस्क ऑफ, बट जो ओवेरियन ड्रिलिंग है ये ओवरी हाइपर स्टिमुलेशन जो सिंड्रोम है इसके लिए तो बेस्ट है, इसके रिस्क को कम करता है। और इसमें रूल ऑफ 4 है, क्या रूल ऑफ 4 है कि ओनली 4 पंचर आर टू बी डन, मतलब 4 पंचर हम लोग मैक्सिमम कर सकते हैं ओवरी के अंदर, 4 सेकंड के लिए कर सकते हैं और 40 वॉट का करंट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इंडिकेशन ऑफ IVF इन PCOS, IVF का कब यूज़ करेंगे, जब एज 35 साल से ऊपर हो और PCOS हो। ठीक है, तब हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं ओवरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, तो क्या होता है, इट्राजोनिक कॉम्प्लिकेशन है जब एचएमजी का ज़्यादा यूज़ हो गया है। ठीक है, लेस कॉमन होता है जब क्लोमिफेन का यूज़ करेंगे उससे कम होगा, GnRH का यूज़ कर रहे हैं उससे भी हो सकता है। नॉट सीन विद लेट्रोजोल के यूज़ से ये नहीं देखने को मिलता है, एचएमजी से ज़्यादा देखने को मिलता है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, एचएमजी का इंजेक्शन दिया, बहुत सारे फॉलिकल एक साथ ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, और इनका साइज भी क्या हो रहा है, इस साइज ऑफ फॉलिकल इज नॉट अ रिस्क फैक्टर। अच्छा, ये कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, साइज बड़ा हो कम हो, लेकिन मल्टीपल फॉलिकल्स हैं वो रिस्क फैक्टर है। तो इंजेक्शन जो दे रहे हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का जब दे रहे हैं एससीजी का, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिगरिंग फैक्टर फॉर ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। ठीक है, जब क्या दे रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, तो उसके कारण ज़्यादा तेज़ी से मतलब ये हो सकता है। और फॉलिकल रप्चर अगर करेंगे, ईच फॉलिकल रिलीजिंग 200 पिकोग्राम ईस्ट्राडोल, तो नॉर्मली तो कितना हो सकता है, 500 से लेकर 1500 हो सकता है, लेकिन अगर बहुत सारे फॉलिकल रप्चर करते हैं एक साथ तो ये इसका लेवल अचानक से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, वेस्कुलर ग्रोथ एंड वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर रिलीज होंगे। ठीक है, वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर रिलीज होंगे। तो HMG जो कि LH FSH के हम लोग रिप्लेसमेंट में दे रहे हैं, इसके कारण FSH इंक्रीज हुआ, मल्टीपल फॉलिकल ओवरी में बने और उसकी वजह से
इंजेक्शन दिया हमने फिर एससीजी का, ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोपिन का, अच्छा नहीं देंगे, ठीक है? तो नहीं देंगे, अगर नहीं देंगे तो वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर जो है इंक्रीज़ हुआ, वेस्कुलर कैपिलैरिटी परमिटिविटी इंक्रीज़ होगा, इसके अंदर फ्लूइड जो है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में चला जाएगा और वो एसाइटिस या फिर हाइड्रोथोरैक्स करा सकता है। और क्या कर सकता है, हीमो कंसंट्रेशन हो जाएगा, मतलब कि ब्लड में फिर इसका फ्लूइड की कमी होने की वजह से कंसंट्रेशन हो जाएगा, विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, हाइपर कोगुलेशन हो जाएगा, ठीक है? ये सब देखने को मिलेगा अगर वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिलीज होगा तो। पेशेंट कंप्लेन करेगा एब्डोमिनल पेन, जो कि मोस्ट कॉमन सिम्टम होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि ओवरीज जो है इनलार्ज हो रही है और पेरिटोनियल फ्लूइड भी इकट्ठा हो रहा है, इस वजह से हम लोग टीवीएस जो चेक करते रहेंगे, ट्राइविजनल सोनोग्राफी चेक करेंगे, जिसमें कि बहुत सारे फॉलिकल दिखने को मिलेंगे, एसाइटिस भी देखने को मिल सकता है अगर ये है तो, ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम है तो। लेकिन ज़्यादातर तो क्लिनिकली हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं, तो मतलब टीबीएस करने की जरूरत नहीं भी है। क्लासिफिकेशन देखते हैं ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम का, तो ग्रेड 1 क्या है कि एब्डोमेन डिस्टेंड होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, मतलब एब्डोमेन बड़ा बड़ा होने लगेगा। ग्रेड 2 में ग्रेड 1 होगा, साथ में नोजिया वॉमिटिंग होगी, ठीक है? अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे तो उसमें ओवरीज जो है इनलार्ज हो जाएंगी 5 से 12 सेंटीमीटर की अगर हैं तो। ग्रेड 3 में एसाइटिस देखने को मिलेगा। ग्रेड 4 के अंदर ब्रीथिंग लेने में दिक्कत होगी, हाइड्रोथोरैक्स होगा, एसाइटिस होगा। ग्रेड 5 में ग्रेड 4 तक सारी चीज़ें होंगी, हीमो कंसंट्रेशन होगा, रीनल परफ्यूजन कम हो जाएगा, कोगुलेशन भी नहीं होगा। मैनेजमेंट क्या करेंगे? तो अगर माइल्ड है, मतलब ग्रेड 1 टू ग्रेड 2 है, तो एनाल्जेसिक दे देंगे और ये एक्टिविटी कोई भी ना करे ऐसी उसको सलाह देंगे, इंटरकोर्स ना करे ऐसे सलाह देंगे। 2 रीज़न क्या है? रिस्क ऑफ ओवरिन रप्चर होने के चांस हो सकते हैं, इसीलिए हम लोग मना करेंगे। पेशेंट कंसीव अगर कर लेती है तो एससीजी का प्रोडक्शन होगा अपने आप, इस वजह से ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है, ठीक है? अगर मॉडरेट से सीवियर की प्रॉब्लम, मतलब ग्रेड 3 से लेकर ग्रेड 5 की कोई कंडीशन है, तो उसमें हम लोग रेस्ट करने को बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को ठीक करेंगे, फ्लूइड बैलेंस को ठीक करेंगे एनएस देके। और अगर इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा और रीनल और हेपेटिक फेलियर भी हो सकता है। थ्रोम्बोसाइट थ्रोम्बोसाइट्स भी हम लोग हो सकता है, तो प्रोफाइलेक्सिस फॉर थ्रोम्बोसाइट्स हम लोग देंगे। और क्या देंगे? एसाइटिस है तो उसके लिए हम पैरासिम्पथेसिस भी करेंगे। अगर पेशेंट ने कंसीव कर लिया तो उसको एडमिट कर लेंगे, ठीक है? ओएचएस में भी अगर अर्ली है और लेट है, तो अर्ली है तो मतलब 9 दिन से कम की बात है, ठीक है? एससीजी देने के 9 दिन पहले अगर है तो अर्ली, या फिर एक्सोजिनस एससीजी दे दिया, बहुत ज़्यादा एससीजी। और अगर 9 दिन के बाद है या फिर क्या हो गया, एंडोजिनस एससीजी प्रोड्यूस हो रहा है प्रेगनेंसी की वजह से, तो ये लेट है, ठीक है? रिस्क फैक्टर क्या क्या है? तो वही पेशेंट से क्या, यंग फीमेल अगर है तो नंबर ऑफ फॉलिकल ज़्यादा है, या फिर प्रीवियस हिस्ट्री भी थी, या फिर पीसीओएस पेशेंट है या थिन है, ठीक है? तो ये सब इसके रिस्क फैक्टर। ओवरी से क्या क्या रिलेटेड है? तो बहुत सारे फॉलिकल्स है लार्ज नंबर में, एंटर फॉलिकल काउंट बढ़ गया है, या फिर एंटी मुलेरियन हार्मोन जो है मोर देन 3.3 है, ठीक है? एंटी मुलेरियन हार्मोन इस्ट्राडायल जो है वो इसकी, देखो नॉर्मल 1500 तक का हो सकता है, लेकिन इसमें 2500 पिकोग्राम से ज़्यादा हो गया, ठीक है? तो भी दिक्कत है। और क्या? एससीजी का लेवल, एससीजी फॉर ल्यूटियल फेज होता है, ये सपोर्ट करता है ल्यूटियल फेज को, मतलब और प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। प्री एंट्रल फॉलिकल क्या करते हैं? एंटी मुलेरियन हार्मोन सीक्रेट करते हैं प्यूबर्टी के बाद, ठीक है? मेथड टू प्रिवेंट, कैसे प्रिवेंट करेंगे ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम को? तो मॉनिटर करेंगे पहली बात तो फॉलिकल को, ई2 लेवल को चेक करेंगे, ठीक है? इंजेक्शन जो है एससीजी का इसको रोक देंगे और एस्ट्राडायल को देखेंगे कि कितना लेवल, अगर 2500 से ज़्यादा हो गया तो दिक्कत है, तो इसकी डोज को कम करेंगे, इंजेक्शन एससीजी का जो है इसका डोज कम करेंगे, ल्यूप्रोलाइड यूज़ करेंगे 0.5 to 1 मिलीग्राम, ठीक है? एससीजी नहीं देंगे। डोपामाइन एगोनिस्ट ड्रग जैसे केवरकोलिन को यूज़ करेंगे, जो वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर को डिक्रीज़ करेगा और ओवुलेशन करवाएगा और ओएचएस के चांस को कम करेगा। अगर ओएचएस का रिस्क प्रेजेंट है तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र डिले करेंगे, ठीक है? और ल्यूटिल फेस को सपोर्ट करेंगे, क्या से? प्रोजेस्टेरोन देके, इंस्टेड ऑफ एससीजी ना देके प्रोजेस्टेरोन देके हम लोग ठीक कर सकते हैं। इस तरीके से पीसीओएस खत्म हो गया।